वेलकम करता हूं जितने भी थर्ड ईयर के डियर स्टूडेंट हैं। आज कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड का इम्पोर्टेंट टर्म या डिफिनीसन हम लोग देखने वाले हैं। मैं आपको बता दूं थर्ड ईयर में दो सब्जेक्ट है। एक तो मिडवाइफरी गायनिकोलॉजी है जिसका एक वीडियो करा चुका हूं इम्पोर्टेंट टर्म का। दूसरा आपका जो होता है वह दूसरा जो है आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 होता है। फर्स्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ना है। अब ये जो वीडियो है मैं पहले बताया था कि सुबह में जो है आप थर्ड ईयर के डालूंगा, बट थर्ड ईयर और फर्स्ट ईयर का जो है आपस में जो है एक्सचेंज कर दिए हैं। पहले जैसे चलता था थर्ड ईयर के शाम में वैसे ही डलेगा। बहुत लोग कमेंट करने लगे फर्स्ट ईयर वाले, बाद में पहले नहीं बोले, और जब मैं क्लास शुरू कर दिया तो बहुत लोग बोलने लगे कि सर सुबह में कराइए, सुबह में कराइए, सुबह में ही जो है वीडियो डालिए फर्स्ट ईयर का। तो मैंने सोचा क्या दिक्कत है, चलिए कर देते हैं। तो अब आप लोग का शाम में ही जो है 6 बजे वीडियो आएगा थर्ड ईयर का, ठीक है। चलिए तो चलिए यह पहला इम्पोर्टेंट टर्म एंड डिफिनीशन होने वाला है, तो हम लोग देखते हैं। पहला कह रहा है यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है सब सेंटर के बारे में। सब सेंटर यानी उपकेंद्र। अब देखिए ये उपकेंद्र जो होता है ज़्यादातर गाँवों में देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस उपकेंद्र जो होता है यह स्वास्थ्य तंत्र का, हेल्थ सिस्टम का, ठीक है, यह प्रथम इकाई होता है, ठीक है ना। यहीं से जो है हेल्थ सिस्टम शुरू होता है। उसके बाद जो है पीएचसी, सीएचसी, सदर अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, यही सिस्टम चलता है, ठीक है ना। उपकेंद्र का गठन जो मैदानी क्षेत्र होता है वहाँ पे 5,000 के जनसंख्या पर एक उपकेंद्र बनाया जाता है, और जबकि ये चीज़ें पर्वतीय और आदिवासी क्षेत्र में 3,000 के जनसंख्या पर एक उपकेंद्र को बनाया जाता है, ठीक है। चलिए दूसरा है पब्लिक हेल्थ लॉ, जन स्वास्थ्य कानून, ठीक है। जन स्वास्थ्य कानून, पब्लिक हेल्थ लॉ। जन स्वास्थ्य कानून संगठित समाज की एक ऐसी वैधानिक शक्तियाँ हैं यानी कानूनी शक्तियाँ हैं एवं कर्तव्य है जिनके द्वारा व्यक्तियों को स्वास्थ्य बनाए रखने की स्थिति सुनिश्चित की जाती है। जैसे एज फॉर एग्जांपल लीजिए कि नियम कानून क्यों बनाए जाते हैं। संविधान में बहुत सारे नियम कानून दंड है, ये सब क्यों है, तो ये सब इसीलिए है ताकि यह सुनिश्चित किया जाए कि समाज में किसी के प्रति, किसी के लिए कोई अपराध न हो, उस पर कंट्रोल किया जाए, ठीक है। ये सुनिश्चित किया जाए कि समाज में अगर अपराध कोई करता है, कोई गलत चीज़ें करता है, तो उस पर कैसे कंट्रोल करना है, ये नियम और कानून ही सुनिश्चित करता है। तो ठीक उसी प्रकार से लोगों के लिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों के लिए यह कैसे सुनिश्चित किया जाए कि सबको बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिले, सबके स्वास्थ्य के प्रति जो है लोगों में जागृति हो, लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति कहीं जाए दिखा सकता है, ठीक है, और उसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मिलेगा। अब मान गए किसी को किसी से दुश्मनी होगा, ठीक है, और वह उसी हॉस्पिटल में गया जिस हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है, तो अगर कोई नियम कानून नहीं होगा तो उसको क्या करेगा, गलत तरीके से दवाई दे देगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह पब्लिक लॉ हेल्थ कहता है कि सबके स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना, सबके स्वास्थ्य को बनाए रखना, यह पब्लिक हेल्थ के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। और किसी भी संगठित चाहे कोई भी हॉस्पिटल हो वह उसका कर्तव्य है, ठीक है। जन समुदाय में आने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए प्रभावी जन स्वास्थ्य कानूनों को होना आवश्यक है। जन स्वास्थ्य कानूनों के अभाव में सामुदायिक स्वास्थ्य का संरक्षण एवं स्तर प्राप्त करना असंभव है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, अगर वहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है, नियम कानून से अगर वो चीज़ें ऊपर है, नहीं चल रहा है, तो वो जो है असंभव है उसको जो है आपको आगे की तरफ ले चलना और उसको संरक्षित करना। पब्लिक हेल्थ लॉ भी यही कहता है कि लोगों के लिए यह कानून बनाया गया है ताकि लोगों के जो स्वास्थ्य है उस स्वास्थ्य से खिलवाड़ ना हो, उसे अच्छे, वही चीज़ें है कि यह उसका अधिकार है। कोई चाहे कोई सरकारी संस्था हो या कोई निजी संस्थान हो जो इस प्रकार के अस्पताल चलाते हो, लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ नहीं करे, इन सब पर सुनिश्चित करने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा के लिए यह जन स्वास्थ्य कानून है, ठीक है। पब्लिक लॉ, पब्लिक हेल्थ लॉ है, ओके। तीसरा है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं, रूरल हेल्थ सर्विस। रूरल हेल्थ सर्विस कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जन समुदाय, जन मतलब होता है लोग, समुदाय मतलब होता है
जहाँ पे लोग रहते हैं, ठीक है ना। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जन समुदाय के स्वास्थ्य को उन्नत और बेहतर बनाए रखने के लिए सरकार व विभिन्न संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सेवाएं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कहलाती है। ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा यानी गांव में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को स्वास्थ्य सुविधा प्रोवाइड कराना, उनके बेहतर स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए यही जो है ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं कहलाता है। 3 वर्ड है, एक है ग्रामीण, एक है स्वास्थ्य और एक है सेवा। ग्रामीण मतलब होता है गांव में, स्वास्थ्य मतलब होता है स्वास्थ्य के बारे में, और सेवा मतलब होता है काम करना, ठीक है। यानी लोगों के लिए गांव में स्वास्थ्य के प्रति सेवा करना। अब सेवा करना में क्या आ जाएगा कि स्वास्थ्य को बेहतर बनाए रखना, ठीक है। अब ये स्वास्थ्य के बेहतर बनाए रखना सरकार का भी कर्तव्य है, और अन्य भी जो संस्थान काम कर रहा है गांव के क्षेत्र में उसका भी काम है। तो यही सेवा देगा तो यही ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा कहा जाएगा, ठीक है ना। ये सेवाएं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के अंतर्गत दी जाती है। अब ये जो गांव में लोगों को जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो भी सुविधा दिया जाता है, सेवा दिया जाता है, वह NRHM के तहत दिया जाता है, ठीक है। यह एक मिशन है जो सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। आगे है चौथा नंबर का क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग इसे जरूर देखिएगा, समझिए। देखिए अब ये सब क्वेश्चन मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, अभी तो जानकारी हो जाएगा, ठीक है। जब लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिखना होगा तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ आप समझ गए होंगे। तीसरी चीज़ें, जब आप पास कर जाएंगे, थर्ड ईयर कंपटीशन में जाएंगे, तो ये सब वर्ड आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा जब इस चीज़ों को आप समझेंगे। जैसे एज फॉर एग्जांपल मैंने अभी आपको NRHM के बारे में बताया, तो NRHM का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ देगा तो वो चीज़ें हैं, ठीक है। आयुष के फुल फॉर्म पूछ देगा तो यहाँ पे पढ़े रहिएगा तब तो, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ें होता है, आपको मैं पढ़ाऊँगा, समझिए डिटेल से। देखिए आयुष क्या है, तो देखिए आयुष एक हमारे देश का चिकित्सीय प्रणाली है। एलोपैथिक हमारे देश का चिकित्सीय प्रणाली नहीं है, वो फॉरेन वाला है, ठीक है। फॉरेन से अपनाया गया, भले ही बहुत ज़्यादा उसका चर्चा होता हो, बट आयुष जो है जिसमें अलग अलग पद्धति से इलाज किया जाता है अलग अलग बीमारियों का, यह हमारे देश का चिकित्सीय प्रणाली है। इसीलिए इसे चिकित्सा की देसी प्रणाली कहा जाता है, जिसमें आप लोग देखते होइएगा एलोपैथिक मान गए आज न 50-60 साल से हावी हो गया है, बट पहले लोग क्या करते थे, घर में ही जो है कोई समस्या होता था तो घर से ही जो है उसका उपाय कर लेते थे, ठीक है। पेट दर्द हो गया, किसी को कट फट गया, तो उनके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे, आयुर्वेदिक चीज़ें होते थे जिनसे वो ट्रीटमेंट कर लेते थे, ठीक है। और अब न ये स्टोन हो गया है, फलान हो गया है, चेलान हो गया है, पहले ये सब चीज़ें लोगों में नहीं होता था, इसलिए इतना ज़्यादा सर्जरी और इतना ज़्यादा ये चीज़ें का ज़रूरत होता नहीं था, ठीक है। चलिए आज मैं आपको आयुष के बारे में बताता हूँ। देखिए आयुष अपना देश का एक चिकित्सीय प्रणाली है, ठीक है, जिसके अंतर्गत यह जो चिकित्सीय प्रणाली है आयुष विभाग, आयुष एक विभाग भी है, आयुष मंत्रालय आप लोग सुने भी होंगे। यह आयुष विभाग के अंतर्गत यह प्रणाली आती है, जिसमें 5 प्रकार की चिकित्सा प्रणाली शामिल है। ये आयुष जो है ना, नाम ही इसी के ऊपर पड़ा है, ठीक है। इसमें 5 प्रकार के, यही 5 AYUSH शामिल है। जैसे आयुर्वेदा, ठीक है, आयुर्वेद, पहला ए से आयुर्वेद, वाई से योगा एवं नेचुरोपैथी, ठीक है, यू से यूनानी, एस से सीधा एवं एच से होम्योपैथी। यही 5 जो है पद्धति शामिल है आपके चिकित्सा प्रणाली में, ठीक है। इन चिकित्सा पद्धतियों के अंतर्गत आहार चिकित्सा मतलब भोजन जो आप करते हैं वो, उसमें भी एक चिकित्सा होता है। पर्याप्त व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता, दैनिक व्यायाम, योग, व्यसनों से दूर रहना, स्वास्थ्यकर दिनचर्या आदि पर भी जोर दिया जाता है। अब ये जो 5 पद्धति है, इन पांचों पद्धति में से किसी भी पद्धति पर आप ट्रीटमेंट कराएंगे वो तो ठीक है, आज भी चलता है आयुर्वेद, होम्योपैथी, ठीक है, आज भी यूनान चल रहा है, आज भी लोग योगा पर ध्यान दे रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो पांचों पद्धति है, मैं बता दूं आपको, ये पांचों पद्धति में होता यह है कि कोई भी अगर इन चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल करता है तो इसके साथ साथ में उनके आहार में, उनके व्यक्तिगत पर्यावरणीय स्वच्छता में, दैनिक व्यायाम में, योग करवाना
और व्यसनों से दूर रहना, स्वास्थ्य के दिनचर्या, इन सब पर भी जोर दिया जाता है। पहले लोग ऐसे ही ठीक हो जाते थे, ठीक है ना। तो ये सब जो है महत्वपूर्ण होता है आयुष में, ठीक है ना। पांचवा है स्वैच्छिक संगठन या स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन या एजेंसी। अब कहने का मतलब है वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी, ठीक है। हमारे देश में बहुत सारे जो है एजेंसी कार्यरत है, ठीक है। हमारे देश में हर क्षेत्र में, खासकर हेल्थ के सेक्टर में बहुत सारे ऐसे एजेंसी हैं जो क्या है, वॉलेंटियर एजेंसी है, स्वैच्छिक है, मतलब वो खुद के स्वेच्छा से चला रहा है लोगों के हेल्प के लिए, ठीक है, मदद के लिए। समझ गए, वही जो है वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी होता है। जैसे आप लोग देखिएगा अलग अलग रेड क्रॉस है, ठीक है। देख लीजिए, एक स्वैच्छिक स्वास्थ्य एजेंसी वह नॉन प्रॉफिट संगठन होता है जो कि स्वायत्तशासी समिति द्वारा संचालित होता है। कहने का मतलब है कि जो वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी होता है ये नॉन प्रॉफिट संगठन होता है। इसका मकसद ये नहीं होता है कि पैसा कमाना इस क्षेत्र में जाकर, नहीं, इसका मकसद होता है कि लोगों में जो है बेहतर सुविधाएं देना, लोगों को मदद करना, ठीक है। तो जो भी वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी है वो सब नॉन प्रॉफिट संगठन होता है, ओके। यह संगठन अपनी सेवाओं के मतलब अपनी सर्विस के क्रियान्वयन हेतु बैठकों का आयोजन करता है। अब ये जो भी वॉलेंटियर टाइप का हेल्थ एजेंसी होगा वह अपनी सेवा देने के लिए, सेवा को शुरू करने के लिए, सेवा कैसे देना है इसके लिए वह प्लानिंग करता है, आयोजन करता है, ठीक है, बैठक करता है, योजना का निर्माण करता है, कैसे क्या करना है, तथा संसाधन जुटाने हेतु धन संग्रह करता है, तथा लोगों के बीच जो चीज़ें खर्च हो रहा है उससे तो पैसा प्रॉफिट हो नहीं रहा है, तो उसके लिए संसाधन कहाँ कहाँ से जुटाना है इसके लिए ये सब धन संग्रह करता है। ये संगठन स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे स्वास्थ्य का उन्नयन करना, बीमारियों की रोकथाम करना, उपचार करना, शिक्षण करना, प्रशिक्षण कराना, स्वास्थ्य संबंधी रिसर्च करना। अब मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि जो भी वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी होते हैं, स्वैच्छिक स्वास्थ्य संगठन होते हैं, वो नॉन प्रॉफिट होते हैं। उनका मकसद ये नहीं होता है कि हम सेवा देकर जो है अपने संस्थान के लिए, अपने एजेंसी के लिए पैसे कमाएं, नहीं, ये नॉन प्रॉफिट होते हैं। ये संगठन सेवा देने के लिए है और यह अपनी सेवाओं को शुरू करने के लिए बैठक का आयोजन करते हैं, ठीक है, योजना का निर्माण करते हैं, संसाधन कहाँ से जुटे, संसाधन कैसे जुटेगा इसके लिए धन कहाँ से आएगा इसका संग्रह करते हैं। यह स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे स्वास्थ्य को बेहतर करना, बीमारी की रोकथाम करना, उपचार करना, शिक्षण देना, प्रशिक्षण देना, स्वास्थ्य से संबंधित रिसर्च कार्य, ये सभी कार्य जो है ये आपको करता है वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी। यानी सीधा समझिए, जो भी बहुत सारे ऐसे आपको वॉलेंटियर हेल्थ एजेंसी मिल जाएगा जो सरकार के संस्थान के तरह ही काम करता है, बस डिफरेंट यही होता है कि वो सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और यह एजेंसी किसी न किसी स्वायत्तशासी समिति द्वारा, कमेटी द्वारा चलाई जा रही है, ठीक है। और यह कोई भी पैसा नहीं ले रहा है, लोगों को मदद के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। छठा है हेल्थ प्लानिंग। हेल्थ प्लानिंग कहने का मतलब है स्वास्थ्य का नियोजन करना या प्लानिंग बनाना, ठीक है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए बनाई जाने वाली योजना ही स्वास्थ्य योजना कहलाता है। अब ये स्वास्थ्य की योजना सरकार के द्वारा या किसी भी कार्यरत कर्मचारी, डॉक्टर, नर्स, इन सब के द्वारा भी हेल्थ प्लानिंग बनाया जाता है, ठीक है। स्वास्थ्य नियोजन, हेल्थ प्लानिंग का मतलब होता है कि स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार लोगों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए जो भी योजना बनाती है वही जो है हेल्थ प्लानिंग, हेल्थ नियोजन या हेल्थ योजना कहलाता है, ठीक है। स्वास्थ्य नियोजन यानी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जो बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए जो योजना बनाया जाता है वही हेल्थ प्लानिंग हो जाता है, ठीक है, प्लानिंग करना, समझ गए। आगे बढ़ते हैं।
सातवां है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना कहने का मतलब होता है, इसे हम लोग JSY कहते हैं, और जननी सुरक्षा योजना इस बार पूछा भी गया था 5 नंबर में। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना जो होता है यह केंद्र सरकार द्वारा स्पॉन्सर्ड एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है ना, जननी सुरक्षा योजना ये हमारे हर एक स्टेट में चालू है, क्योंकि यह केंद्र सरकार का योजना है। ठीक है, अगर प्रॉपर किसी स्टेट सरकार का होता तब तो उसी स्टेट में रह जाता और हम उसे GNM में पढ़ते भी नहीं, लेकिन यह पूरे देश में चलता है एक साथ, क्योंकि यह केंद्र का योजना है जो क्या करता है, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देता है, माता एवं नवजात की बेहतर स्वास्थ्य स्थिति को सुनिश्चित करने के लिए देश में 12 अप्रैल 2005 को प्रारंभ की गई। अब देखिए, जननी सुरक्षा योजना जो होता है यह केंद्र सरकार के द्वारा प्रायोजित एक महत्वपूर्ण योजना है। ठीक है, अब ये होता यह है कि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है अस्पताल में अपने प्रसव कराएं, यानी संस्थागत प्रसव, माता एवं नवजात को बेहतर स्वास्थ्य स्थिति मिले, स्वास्थ्य सुविधा मिले, इन सब को उद्देश्य से 12 अप्रैल 2005 को यह योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, यह जो योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जो अभी ऊपर बताए हैं NRHM के अंतर्गत शुरू किया गया, क्योंकि NRHM भी 2005 में ही शुरू की गई थी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत सरकारी अस्पतालों तथा सरकार द्वारा चयनित कुछ निजी अस्पतालों में डिलीवरी कराने पर प्रसूता को नगद राशि का भुगतान किया जाता है। अब इसी योजना के अंतर्गत आप लोग देखते होइएगा, गांव में जो लोग प्रसव कराने सरकारी अस्पताल में जाते हैं, या जो स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है गांव में, वह लोगों को बुला बुला के अस्पताल ले जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वहाँ पे पैसे मिलते हैं, महिला को और वो कार्यकर्ता दोनों को कुछ पैसे दिए जाते हैं। क्यों दिए जाते हैं? ताकि लोगों में एप्रिएशन हो, लोगों में जो है मनोबल बढ़े, और वह जो है सरकारी अस्पताल में अपना लेबर प्रसव ज़्यादा से ज़्यादा करा सके। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। 8वां आता है रिहेबिलिटेशन नर्सिंग। रिहेबिलिटेशन नर्सिंग कहने का मतलब है पुनर्वास नर्सिंग। पुनर्वास कहने का मतलब होता है कि पुनर्वास जो है चिकित्सीय, सामाजिक, व्यावसायिक, मनोवैज्ञानिक या शैक्षणिक उपायों का ऐसा एकीकृत समूह है जिसमें आवश्यकता अनुसार उपयुक्त प्रशिक्षण एवं पुनः प्रशिक्षण द्वारा व्यक्ति को क्रियात्मक रूप से यथासंभव उच्चतम स्तर तक योग्य बनाया जाता है। रिहेबिलिटेशन नर्सिंग का मतलब होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अपंग हो गया, ठीक है, डिजेबिलिटी हो गया, कोई व्यक्ति का शारीरिक मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे ऐसे कंडीशन होते हैं जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को चलाने के लिए असमर्थ हो जाते हैं। ठीक है, तो ये रिहेबिलिटेशन नर्सिंग में जो होता है वह व्यक्ति को चाहे वो चिकित्सीय विधि द्वारा हो, सामाजिक विधि द्वारा हो, या व्यावसायिक हो, या साइकोलॉजिकल हो, या कुछ चीज़ों का ट्रेनिंग करके, उपाय करके जो है लोगों को जो भी आवश्यकता हो, चाहे वो चिकित्सीय आवश्यकता हो, या फिर सामाजिक आवश्यकता हो, या व्यावसायिक आवश्यकता हो, या साइकोलॉजिकल चीज़ें का ज़रूरत हो, या उन्हें कुछ शिक्षण या ट्रेनिंग का ज़रूरत हो, तो उन्हें देकर उनके काम क्रियात्मक रूप से उन्हें यथासंभव कैपेबल बनाया जाता है। ठीक है, अब मान गए एक व्यक्ति जिनका पर किसी दुर्घटना में पैर कट गया है, या वो किसी तरह से विकलांग है, तो उनको इस तरह से जो है उनको कैपेबल बनाया जाता है, उस लायक बनाने का प्रयास किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, चाहे वो ट्रेनिंग किसी भी प्रकार से हो सकता है, बस उनके जीवन में कुछ परिवर्तन हो जाए, वह लायक हो जाए, ठीक है, जो अपना जीवन चला सके। तो इसके लिए एक रिहेबिलिटेशन होता है, सेंटर होता है, जहाँ पे लोगों को पुनः वापस पुनर्वास यानी पुनः उनके अपने जीवन में लौटाया जाता है, ताकि वह यथासंभव अपने सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, और यही रिहेबिलिटेशन नर्सिंग होता है। क्योंकि नर्स के द्वारा ये चीज़ें संपादित किया जाता है, तो इसे रिहेबिलिटेशन नर्सिंग कहेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है 9वां है जनन एवं शिशु स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ, जिसे हम लोग RCH कहते हैं।
अब RCH जो होता है, मैं बता दूं, रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ जो होता है, यह कार्यक्रम 15 अक्टूबर 1997 में लागू किया गया था। RCH का पूरा नाम रिप्रोडक्टिव एवं एंड चाइल्ड हेल्थ होता है, ठीक है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि नवजात जो नए नए जन्मे बच्चे हैं या फिर जो शिशु है, ठीक है, या फिर जो माता है, उनके मृत्यु दर को कम करना, ठीक है ना। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है RCH कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि जो भी नए जन्मे बच्चे हैं या फिर शिशु है या फिर माता है, इनके मृत्यु दर को कम करना। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जो नए बच्चे जन्म लेते हैं, कोई समस्या से उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है, या फिर कुछ दिन रहने के बाद मृत्यु हो जाता है, या फिर माता जो महिला होती है वो बच्चे को जन्म देने से लेकर जन्म देने के कुछ समय बाद में उनका डेथ हो जाता है किसी कारण से, तो इनसे मृत्यु दर जो है बढ़ जाता है। तो इनको मृत्यु दर को कम करना इसका उद्देश्य है। इसके अंतर्गत महिला को गर्भ अवस्था पर, शिशु के जन्म देने पर व उसके बाद एवं नवजात शिशु को बेहतर व उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है। RCH के अंतर्गत होता है, यह एक प्रोग्राम है, यह एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत जो है इस कार्यक्रम में महिलाओं और उसके बच्चे पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। महिला चाहे वो गर्भावस्था में हो या शिशु के जन्म देने के समय हो या उसके बाद हो, ठीक है, उनके सभी कंडीशन पर उनको जो है स्वास्थ्य पर जोर दिया जाता है। साथ में शिशु के बेहतर और उचित स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाती है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, ताकि महिला और जो बच्चे हैं उनके मृत्यु न हो सके किसी कारण से, और मृत्यु दर कम किया जाए, ठीक है। ये चीज़ें हैं आगे है। और आज के वीडियो का मैंने यहाँ पे आखिरी वीडियो रखा है, वो है चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड, जिसे CSSM कहते हैं। थर्ड ईयर में आपको जो प्रोग्राम के बारे में आप फर्स्ट ईयर में लिस्ट पढ़े हैं, सूची पढ़े हैं, जानते हैं कितना कौन कौन सा प्रोग्राम है, थर्ड ईयर में उसको डिटेल से पढ़ना है, कौन सा प्रोग्राम का क्या काम है, कौन सा प्रोग्राम कहाँ पे लागू होता है। कम्युनिटी में थोड़ा सा अलग भी पढ़ना है फर्स्ट ईयर से। तो आपको कुल मिला के कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग सेकेंड भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करने पड़ेंगे, क्योंकि जब एग्ज़ाम में जाएंगे कंपटीशन के तो कम्युनिटी से बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो ये जो बाल उत्तरजीविता एवं सुरक्षित मातृत्व है, चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड CSSM, इस कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त 1992 में की थी, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इस कार्यक्रम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु एवं मातृ मृत्यु दर को कम करना था। अब जो RCH वाला देखे हैं, ठीक, इसका भी काम यही है, समझ गए। शिशु हो, नवजात हो या मातृ हो, इनके मृत्यु दर को कम करना, ओके। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक व यूनिसेफ के आर्थिक सहयोग द्वारा किया जा रहा है। अब होता यह है कि ये जो कार्यक्रम होता है, इसका संचालन भारत सरकार द्वारा विश्व बैंक व यूनिसेफ के आर्थिक सहयोग से किया जा रहा है, ठीक है। मतलब इस कार्यक्रम के लिए यूनिसेफ भी सहयोग देता है और वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक जो है वो भी सहयोग करता है भारत सरकार को, और यह कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको 10 क्वेश्चन करा दिया। अगर आप चाहते हैं अपने जीवन में कुछ बेहतर कर पाएँ तो यह 3 साल आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। डेली अगर आप, मैं अभी बता दूं, अभी एग्ज़ाम जब तक नहीं है, एग्ज़ाम नज़दीक आता है तब तो आपको, और आप भी 2-3 घंटा पढ़ते हैं। अगर एग्ज़ाम नहीं है तब मैं बता दूं, कम से कम आप आधे घंटे से लेकर 1 घंटे प्रतिदिन पढ़िए, बस इतना ही समय दीजिए, ठीक है, पर सब्जेक्ट पर। और आप देखिएगा कि आप एग्ज़ाम तक बहुत अच्छे जो है मजबूत कर लेंगे सभी टॉपिक को, ठीक है। बाकी चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं बार बार कहता हूँ, 2 यूनिट है, 2 कॉपी ज़रूर बनाइए, और जितना भी मैं पढ़ाते जाता हूँ नोट्स बनाते जाइए, और ताकि आपके एग्ज़ाम के समय काफ़ी बेहतर चीज़ें जो है आपको समझ में आ जाए, ओके। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।